Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to study about the chapter Demand of Class 11 Economics. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस इस चैप्टर में आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है ग्राफ्स पे। ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आप ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे अपने कंटेंट में, अपने आंसर्स में, तो ये जो वर्क है आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। जो एग्जामिनर है वो आप अट्रैक्ट होता है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देता है। सो ट्राई टू यूज़ और टू मेक ग्राफ्स मोर एंड मोर इन योर आंसर्स वेयर एवर इट इज़ पॉसिबल। सो स्टार्ट करते हैं। डिमांड का मीनिंग क्या होता है? जब कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को बाय करना चाहता है एंड वो बाय कर सकता है उसके एक पर्टिकुलर प्राइस पे एंड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसको डिमांड बोलते हैं। ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन का टाइम है, डिफ्लेशन का टाइम है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब मार्केट में चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड जब चीज़ों का प्राइस कम हो जाता है तो इस सिचुएशन को डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिमांड के 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, मींस कितनी क्वांटिटी में किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिमांड किया जा रहा है, मांगा जा रहा है बाय करने के लिए। एंड सेकंड इज विलिंगनेस टू बाय। क्या होता है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी किसी कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ता भी है ना, तो वो कंज्यूमर रेडी होता है उसको उस पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने के लिए, क्योंकि वो उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो डिपेंड करता है कि तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड जो की जा रही है वो डिपेंड करती है कि वो जो कंज्यूमर वो उस चीज़ को कितना ख़रीदना चाहता है, कितना वो चीज़ उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है। एंड ऑब्वियसली प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में। क्योंकि क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड जो है वो कम हो जाती है, एंड जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। और प्राइस और टाइम का तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिमांड है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे ना इस चैप्टर में आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहाँ पे आपको हर जगह पे आपको कंज्यूमर कंज्यूमर ही मिलेगा, और यहाँ पे डेफिनेशंस जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपल इजी लैंग्वेज में आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? जब एक सिंगल पर्सन किसी कमोडिटी को खरीद सकता है और खरीदना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। एंड मार्केट डिमांड क्या हो गया? मार्केट डिमांड मीन्स जब बहुत से कंज्यूमर्स एक कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, देन इट इज़ नोन एज मार्केट डिमांड। तो अब इसमें तो आपको नेम से पता चल रहा होगा, इंडिविजुअल मीन्स सिंगल पर्सन, मार्केट मीन्स मार्केट जो है कलेक्टिवली यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे सारे कंज्यूमर की बात हो रही है। फाइन, तो दो टाइप की डिमांड होगी, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जो डिमांड होती है ना वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपने सुना तो बहुत होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कम हो गई है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है, बट आपको उसके पीछे के रीजंस नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है या फिर बढ़ती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ओनली। सो फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था एलिमेंट्स ऑफ डिमांड पे कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में। क्या होता है ना कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें इन्वर्स रिलेशन है। मींस
जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। एंड सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये जो रिलेटेड गुड्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्सटीट्यूट गुड क्या होता है कि होता नहीं है मार्केट में, जैसे सेम टाइप के गुड्स अवेलेबल होते हैं, मीन्स उनके फीचर्स मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट सेम होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनकी क्वालिटी में या उनके फिजिकल फीचर्स में। सो अगर वो अगर इनमें से कोई एक अगर अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरा गुड प्रेफर करते हैं चूज़ करना, यूज़ करना, बाय करना। ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोक और पेप्सी का एग्जांपल लेते हैं। तो जो पेप्सी है वो हमारी हो गई गिवन कमोडिटी, और जो कोक है वो हमारी हो गई सब्सटीट्यूट गुड। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मान लो कोक का जो प्राइस है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो जो पेप्सी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, ठीक है, वैसी उसी के जैसे एक और चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, और अगर जो चीज़ आप बाय करते हो हमेशा उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, ज़्यादा है जो दूसरी चीज़ है मार्केट में अवेलेबल उससे, तो फिर आप दूसरी चीज़ खरीदना प्रेफर करोगे, आप क्यों ज़्यादा पैसा देना प्रेफर करोगे। इसलिए जब कोक का प्राइस कम हो रहा था तो पेप्सी की जो डिमांड है वो कम हो गई और कोक की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो अगर जो सब्सटीट्यूट गुड है उसका उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, तो इस वजह से जो गिवन गुड है उसके भी क्वांटिटी में डिमांडेड में चेंज आ रहा है। ऐसे अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं वो गुड्स होते हैं जिनको जॉइंटली मार्केट में डिमांड किया जाता है। मीन्स उनको अकेले डिमांड नहीं किया जाता। मान लो हम बात करते हैं पेट्रोल और कार की। अब अगर मान लो पेट्रोल ही नहीं होगा, पेट्रोल लोग मांगेंगे नहीं या पेट्रोल प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो कार का क्या यूज़, क्योंकि पेट्रोल की वजह से कार वर्क करती है, मूव करती है। ठीक है, तो अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड दैट, तो वो पेट्रोल जब अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बाय ही नहीं कर सकते, तो वो कार कैसे चलाएंगे बिना पेट्रोल के। तो ऑब्वियस सी बात है, कार का भी कार की भी डिमांड कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब दोनों में से कोई भी एक गुड के प्राइस में राइज होने की वजह से जब दूसरे गुड की डिमांड कम हो जाती है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं। नाउ थर्ड फैक्टर इज इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में। दो टाइप के गुड होते हैं, नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड भी फिर इंक्रीज़ हो जाती है, तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल गुड। एंड अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है और पर्टिकुलर गुड की डिमांड कम हो जाती है, इट इज़ नोन एज इन्फीरियर गुड। क्योंकि इन दोनों गुड्स में डिफरेंस ये होता है कि जो इन्फीरियर गुड होता है, आपको नेम से पता चल रहा होगा, वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो चीप होती है, उसका प्राइस जो है वो नॉर्मल गुड्स से कम होता है। तो नॉर्मल गुड्स जो है वो मिडिल क्लास पीपल या हाई क्लास पीपल बाय कर सकते हैं, और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं वो नॉर्मली पुअर पीपल बाय करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो वो क्यों लो क्वालिटी गुड्स यूज़ करना प्रेफर करेगा। ऑब्वियस ही बात है, वो और अच्छा लग्जरियस चीज़ें बाय करना प्रेफर करेगा या हाई क्वालिटी चीज़ें कंज्यूम करना प्रेफर करेगा। सो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं इन्फीरियर गुड्स का। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन की जो इनकम है वो कम हो रही है, ठीक है, तो अगर वो पहले फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम करना प्रेफर करता था, तो सिंस उसकी इनकम कम हो गई, तो वो जो है उस तो वो जो है वो अब फुल क्रीम मिल्क की जगह अब वो टोन मिल्क यूज़ करना प्रेफर करेगा, सिंस उसकी इनकम कम हो गई है। और ऐसा ही अब इस सिचुएशन का उल्टा हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर पर्सन की इनकम बढ़ रही है और अगर वो पहले टोन मिल्क यूज़ करता था, तो उसका जो कंजप्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा
टोन मिल्क से फुल क्रीम मिल्क के टूवर्ड। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि डिमांड कर्व पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सी, जब डिमांड बढ़ रही होती है ना, तो जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसमें वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड है, और जो डी डी है ये हमारी गिवन डिमांड कर्व है। अब जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस तो कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज हो रही है एक्स एक्सिस पे। तो जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो डिमांड कर्व है वो राइट टूवर्ड्स शिफ्ट हो रही है, एंड हमें हमारी न्यू डिमांड कर्व मिल गई है जो कि है D1 D1। फ्रॉम हेयर यू कैन सी डिमांड कर्व शिफ्ट हो रही है, एंड ये जो है ये हमारी न्यू डिमांड कर्व है D1 D1। एंड जब डिमांड डिक्रीज हो रही है तो देख सकते हैं हम कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की टुवर्ड्स शिफ्ट हो रही है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, वाई एक्सिस पर हमारा प्राइस है, एक्स एक्सिस पर हमारी क्वांटिटी डिमांड है, एंड वी कैन सी ये हमारी गिवन डिमांड कर्व है, एंड ये हमारी न्यू डिमांड कर्व है जो कि लेफ्ट के टुवर्ड्स शिफ्ट हुई है D1 D1। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था इस पर्टिकुलर फैक्टर का। सो आर फोर्थ फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमने कई बार सुना है कि ये चीज़ फैशन में है, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। कोई चीज़ फैशन में नहीं होती तो उसकी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो है जंप सूट्स बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं, ठीक है, तो अभी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं, लोगों का टेस्ट बन चुका है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। एंड जब वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। सो फैशन में चेंज आने की वजह से, कस्टम्स में, हैबिट्स में चेंज आने की वजह से भी किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सो इसके ये भी दो टाइप के चेंज इसमें इसके अंदर आते हैं। क्या होता है जब इन सब फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही होती है तो उसको फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोलते हैं। एंड इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी जो डिमांड कर्व है वो राइट में शिफ्ट हो रही है, और यहाँ हमें न्यू डिमांड कर्व मिल रही है D1 D1। प्राइस इसमें भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस की बात नहीं कर रहे, इसलिए प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड वही चीज़ है, अगर ये जो ऊपर फैक्टर्स मैंने आपको बताए, चेंज इन फैशन, हैबिट्स, कस्टम, इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी वजह से अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है वो कम हो रही है तो जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट की टूवर्ड्स शिफ्ट होगी, एंड जो वाई एक्सिस पे प्राइस है वो कांस्टेंट ही रहेगा। सो ये हमारी न्यू डिमांड कर्व है D1 D1। नाउ आवर फिफ्थ फैक्टर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। जैसे होता क्या है ना कि अगर हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तो उस हिसाब से हम जो उस उस हिसाब से फिर हम उसको बाय करना जो करते हैं प्रेजेंट पे। जैसे आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल, एक बार एक ऐसा र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि सॉल्ट का प्राइस इंक्रीज होने वाला है कुछ टाइम में। तो क्या हुआ था, लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली थी, क्राउड गैदर कर लिया था शॉप्स पे, और सॉल्ट की शॉर्टेज हो गई थी क्योंकि सब लोग उसको बाय करना प्रेफर कर रहे थे। तो लोगों ने शॉपकीपर्स ने क्या किया, शॉपकीपर्स ने सॉल्ट का प्राइस बढ़ा दिया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब हमें पता चला कि फ्यूचर में सॉल्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो जो प्रेजेंट डिमांड है सॉल्ट की वो बढ़ गई। ऐसे अगर हमें पता चलता है कि फ्यूचर में सॉल्ट का प्राइस कम होने वाला है तो जो प्रेजेंट कंजप्शन लेवल है वो उसका कम हो जाता, डिमांड उसकी कम हो जाती। अब जो मार्केट डिमांड है वो, जो हमने ऊपर 5 फैक्टर्स पढ़े उसके अलावा और 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बट जो इंडिविजुअल डिमांड है वो जो अपने अभी ऊपर 5 फैक्टर्स पढ़े वो सिर्फ उसी पे डिपेंड करती है।
और जो मार्केट डिमांड है वो उन 5 फैक्टर्स के अलावा भी 3 फैक्टर्स और है जिस पे डिपेंड करती हैं। एंड द 6th फैक्टर इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वी नो कि चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है एंड पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। 7th फैक्टर इज सीजन एंड वेदर। अब जैसे विंटर्स होता है तो उसमें जैकेट्स की, वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। अब इन्हीं चीज़ों की डिमांड समर में या ऑटम सीजन में नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसी सीज़न पे भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों की डिमांड। कुछ जो होते हैं वो फॉर ऑल टाइम होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, वो फॉर होल सीजन होते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है। अब अब कंट्री में कुछ लोग पुअर है, कुछ लोग रिच है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि वी नो कि हमारी कंट्री में रिच पीपल ज़्यादा नहीं है और पुअर पीपल ज़्यादा हैं। तो सिंस पुअर पीपल की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो वो तो चीज़ों को कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कि जो चीज़ों की डिमांड है वो कम है। अगर यहाँ पे सब लोग इक्वली होते या फिर सब लोग रिच होते या सभी लोग मिडिल क्लास होते, कोई भी पुअर ना होता, तो जो चीज़ों की डिमांड है वो और ज़्यादा होती, इससे डिफरेंट होती। तो इस चीज़ पर भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इस पर भी डिपेंड करती है कमोडिटी की डिमांड। अब ये जो है ये डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो डिमांड फंक्शन होता है वो रिलेशनशिप शो करता है जो क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में। जो ये डिमांड फंक्शन है वो क्या होता है, जो डिमांड फंक्शन है वो रिलेशनशिप शो करता है क्वांटिटी डिमांडेड पे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। फाइन। अभी हमने जो ऊपर 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताया इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो इसमें वो 5 फैक्टर्स आ जाएंगे। एंड इसकी इक्वेशन ये होती है। सो डिमांड ऑफ कमोडिटी dx के लिए px stands for price of commodity, then pr stand for price of related goods, y stand for income of consumer, t stand for taste and preference, and e stand for expected change in price in near future. Now second is market demand function। तो जो मार्केट डिमांड फंक्शन है उसके अंडर ये 5 फैक्टर्स तो आते हैं, साथ में 3 फैक्टर्स और आते हैं जो कि है साइज ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये वही चीज़ है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, बस इसको एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। सो जो डिमांड शेड्यूल है, ये जो टॉपिक है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। फॉर नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो टू गिव अ थम्स अप एंड share as much as you can, and please subscribe the channel, and for more query and notes you can DM me on my Instagram account which is given in the description box below. Thank you so much.